मतलब? पहले ये कहा कि मैं क्यों खामखा दूसरे केस में अपने सिर ले रहा था। फिर जब मैंने तेरे बारे में बताया तो ये कहकर कॉल डिस्कनेक्ट कर दी कि 15 मिनट में पहुंच रही हूँ। ठीक है चौहान साहब, पहुंच रही है तो पहुंच रही है, उससे डरता थोड़ी हूँ। वो हंसा। क्या वो? सच यही है, गोखले की मैडम से फटती है तेरी खामखा। जाने दो उस बात को, चल जरा बाहर चलकर कोई सीसीटीवी तलाशने की कोशिश करते हैं जिसमें घर कवर होता हो। मिल गई तो कुछ न कुछ सामने आकर रहेगा। सुनकर मैं उठ खड़ा हुआ। बाहर निकलकर इधर उधर निगाह दौड़ाई तो सामने थोड़ा दाईं तरफ को एक जनरल स्टोर दिखाई दिया, जहां कैमरे के दर्शन भी हमें हो गए। चौहान वर्दी में था, इसीलिए वहां की कैमरा फुटेज देखने के लिए हमें कोई मशक्कत नहीं करनी पड़ी। कब से देखें? 3 बजे से। उसी वक्त से सेठी और उसके आदमी यहाँ आए थे। तत्पश्चात हम फुटेज देखने लगे। अलबत्ता कैमरे का एंगल कुछ ऐसा था कि कंपाउंड के आगे का दरवाजा उसमें नहीं दिखाई दे रहा था, मगर बाउंड्री गेट साफ नजर आ रहा था। 3 बजकर 1 मिनट पर सेठी की मर्सिडीज वहां पहुंची। वो नीचे उतरा और भीतर चला गया। 3 बजकर 4 मिनट पर उसका एक आदमी कार से उतरा और घर में दाखिल हो गया। फिर ड्राइवर मेरी तरफ बढ़ा, उससे मेरी बहस हुई। मैंने कार आगे बढ़ाई और थोड़ी देर बाद वापस लौटकर उसकी गन फेंकने के बाद वहां से निकल गया। 3:15 पर सेठी अपने आदमी के साथ बाहर निकला और मर्सिडीज में सवार हो गया। मैंने मनी मन चैन की सांस ली, क्योंकि उस बात का मतलब ये बनता था कि वो वर्तिका को अपने साथ नहीं ले गया था। फिर मेरा खास ध्यान इस बात की तरफ गया कि घर के बाहर एक टियागो खड़ी थी, जो कि फुटेज में अभी भी दिखाई दे रही थी। क्योंकि हम पहले का दृश्य देख रहे थे, मगर इस वक्त वो कार वहां नहीं खड़ी थी। उस बात को नोट करते ही मैं थोड़ा विचलित हो उठा। चलो अब चलते हैं, कहते हुए मैंने फुटेज पॉज कर दी। क्यों? चौहान ने हैरानी से मेरी तरफ देखा। जब सेठी के साथ वो गई ही नहीं तो आगे देखकर क्या हासिल होगा? सुनकर वो हंस पड़ा। क्या हुआ? मैं खूब समझ रहा हूं कि अचानक तुम आगे की फुटेज क्यों नहीं देखना चाहते, मगर वो बात पहले सोचने थी गोखले। अब जब पुलिस की इन्वॉल्वमेंट बन गई है तो तुम्हारा कोई पैंतरा काम नहीं आने वाला। पुलिस की इन्वॉल्वमेंट? मैंने तो सोचा अपने दोस्त को बुलाया है, आगे की फुटेज देख भाई, ताकि किसी नतीजे पर पहुंचा जा सके। मामला कत्ल का है, मैं इसे यूं ही नज़रअंदाज नहीं कर सकता। फिर मैं कर भी दूं तो उससे क्या हो जाएगा? यहाँ की फुटेज तो हर हाल में पुलिस को अपने काबू में करनी ही पड़ेगी। सुनकर मैंने एक गहरी सांस ली और फुटेज प्ले कर दी। फिर वही सामने आया जिसका मुझे डर था। सिद्धि के जाने के करीब 35 मिनट बाद वर्तिका घर से बाहर निकली और टियागो में बैठकर वहां से चली गई। लो, मिल गया कातिल, चौहान बोला। सिर्फ इतने से ये कातिल हो गई क्योंकि कत्ल के वक्त घर में मौजूद थी? हाँ, हो गई। अगर कत्ल इसने नहीं किया होता, वो सेठी का किया धरा होता, तो उसके जाने के बाद लड़की ने तुरंत पुलिस को इत्तला कर देनी थी, जो कि नहीं की। डर गई होगी, सेठी ने धमका दिया होगा जुबान बंद रखने को। उस सूरत में उसने फौरन घर छोड़ देना था, ना कि इंतजार करके निकलती। फिर फरार भी तो हो गई, तो कातिल कोई और कैसे हो सकता है गोखले? मुझे जवाब नहीं सूझा। तत्पश्चात चौहान ने दुकानदार से टाइप से डेटा केबल हासिल किया और अपना मोबाइल कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करके वो फुटेज कॉपी कर ली, क्योंकि कोई पेन ड्राइव उसके पास मौजूद नहीं थी और दुकान पर वैसी कोई चीज़ सेल के लिए उपलब्ध नहीं थी। फिर हम दुकानदार को धन्यवाद देकर वहां से बाहर आ गए। ऐसा तुम्हारे साथ शायद तीसरी बार हुआ है क्या, जब तुम क्लाइंट का भला करने के चक्कर में उसका बुरा कर बैठे? कुछ बुरा नहीं किया मैंने, मैं थोड़ा झुंझला कर बोला। और जिन क्लाइंट्स की बात तुम कर रहे हो वो भी बाद में बेकसूर ही साबित हुए थे, जैसे इस बार वर्तिका होने वाली है, होकर रहेगी। सिर्फ इसलिए क्योंकि वो तुम्हारी क्लाइंट है? नहीं, इसलिए क्योंकि मुझे वो बेगुनाह दिखाई दे रही है। भाई, अभी के स्टेज पर तो नहीं दिख रही। लड़की अगर डरी हुई थी और दिल्ली से कहीं दूर निकल जाना चाहती थी, क्योंकि सेठी ने उसे जुबान बंद रखने की धमकी दे दी थी, तो उसने उसके पीठ पीछे घर छोड़ देना था, ना कि लंबा इंतजार करके गई होती। कहीं दूर जा रही थी, इसलिए सामान वगैरह पैक करने में वक्त लग गया होगा। उसके पास जरूर कोई इनविजिबल बैग रहा होगा जो हमें दिखाई नहीं दिया, है ना? यह भी हो सकता है कि एक कत्ल हुआ देखकर वो गहरे सदमे में पहुंच गई हो। आखिर मरने वाला उसका मंगेतर था। आगे उस ट्राम से उभरने में वक्त लग गया होगा। उसमें बड़ी बात क्या है? किसे यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा है भाई, मुझे या खुद को? मैंने जवाब नहीं दिया।
कातिल वही है गोखले। ये भी हो सकता है कि उसने जानबूझकर सेठी की हाजिरी अपने घर पर लगवाई हो, ताकि अपना किया धरा उसके सिर पर मर सके। फिर जैसे ही सेठी वहां से गया, उसने कवि शेखावत को खत्म किया और फरार हो गई। वो उसका मंगेतर था। अगर था तो ये भी हुआ हो सकता है कि अंदर पहुंचकर सेठी ने कवि को अपने वर्तिका के संबंध के बारे में बता दिया हो, वो तस्वीर ही दिखा दी हो जिसे हासिल करने के लिए वो लड़की मरी जा रही है। जिसके बाद सेठी चला गया और कवि ने वर्तिका से साफ कह दिया कि वो उसके साथ शादी नहीं कर सकता। फिर दोनों में बहस हुई। लड़की को गुस्सा आ गया और उसने कवि की जीवन लीला समाप्त कर दी। हट्टा कट्टा लड़का था चौहान साहब। उसने खुद को बचाने की कोशिश क्यों नहीं की? भाई, गोली के आगे शारीरिक ताकत कहाँ काम आती है? अगर कत्ल की नौबत अचानक आई थी चौहान साहब, उसके पास गन कहाँ से आ गई? पहले से घर में रखे बैठी होगी। तुम कुछ भी कहो चौहान साहब, वर्तिका सिंह इतने दिल गुर्दे वाली तो नहीं लगी थी मुझे। वो तेरे ऑफिस में अपना केस देने आई थी, तो क्या वहां तेरे साथ मारपीट करने लग जाती, तुझे गालियां देने लगती, तुझ पर कोई हथियार तान देती और ऐसा कुछ नहीं करती जो तुझे क्या पता लगता कि उसके भीतर कितना गुदा है? महज लड़की होने से उसे कमजोर मान लेना तो गलत होगा ना। अरे शक्लो सूरत भी तो कोई चीज होती है। उससे भी तो इंसान के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। और 100 बातों की एक बात ये कि मरने वाला उसका मंगेतर था, जिसे शादी करने के खातिर वो जल्द से जल्द सेठी से पीछा छुड़ाना चाहती थी। ऐसे इंसान की जान कैसे ले सकती थी वो, भले ही दोनों के बीच कितनी भी बहस क्यों ना हो। यूं ही बातें करते हम दोनों वापस वर्तिका के घर पहुंचे और एक बार फिर से लाश का मुआयना करना शुरू कर दिया। तब ये बात साबित हो गई कि गोली गर्दन में ही मारी गई थी, वो भी ठीक गले की घंटी के ऊपर। कातिल का निशाना परफेक्ट जान पड़ता। मैं बोला, जरूरी नहीं। परफेक्ट होता तो गोली उसके माथे पर लगी होती, ना कि गले में। इसलिए यह भी हो सकता है कि उसका निशाना बहुत कच्चा हो रहा हो। मतलब जो गोली उसने माथे पर चलाई वो उसकी गर्दन में जा घुसी। इतना कच्चा निशाना किसी कातिल का नहीं होता चौहान साहब, लेकिन वर्तिका का हो सकता है। वो कोई 150 कत्ल करके थोड़ी ही बैठी होगी। फिर गोली अगर उसने गुस्से में आकर चलाई थी तो नुकसान चूक जाना क्या बड़ी थी। मगर किस्मत अच्छी थी जो निशाना चूकने के बावजूद गोली ऐसी जगह पर लगी जो कवि शेखावत की सडन डेथ की वजह बन गई। आगे हम दोनों घर की तलाशी लेने में जुट गए। वो काम पूरे 15 मिनट चलता रहा, मगर बरामद कुछ नहीं हुआ। मतलब ऐसा कुछ हमारे हाथ नहीं लगा जिससे पूरे मामले पर कोई रोशनी पड़ती। वर्तिका का फरार हो जाना मुझे बहुत दुविधा में डाल रहा था। चौहान से भले ही मैंने ये कह दिया था कि वो कातिल नहीं हो सकते, लेकिन सच यही था कि इस वक्त मेरा खुद का यकीन उस पर से हिला हुआ था। हाँ, इस बात का कोई जवाब नहीं था कि मेरे पास कि उसने कवि का कत्ल अगर किया था तो क्यों किया। उसके साथ तो वो शादी करने जा रही थी। फिर आज सुबह कवि ने भी तो उस बात को कबूल किया था। जो भी हो, अभी हालात पूरी तरह वर्तिका के खिलाफ थे। मेरा शक भी बार बार उस पर जा रहा था, मगर ज्यादा यकीन मुझे सेठी के कातिल होने पर था। उस हिसाब से कहानी ये बन रही थी कि वो बिना इत्तला किए वहां पहुंच गया और वर्तिका ने बिना सवाल किए दरवाजा खोल दिया। आगे सेठी ने जब बंद कमरे में वर्तिका के साथ एक लड़के को देखा तो उसका खून खौल उठा। वही वजह रही होगी, उसने फोन करके बाहर खड़े अपने आदमियों को अंदर बुला लिया। फिर दोनों ने मिलकर, या फिर सिर्फ सेठी ने कवि को खत्म किया और वहां से निकल गया। जिसके बाद लड़की डर गई और डरकर शहर से भाग निकली। वजह चाहे जो भी हो, यह तय था कि पुलिस के हाथ वर्तिका की दुर्गति होकर रहनी थी। वो कोई आदि मुजरिम नहीं थी जो खुद को छिपाने में कामयाब हो जाती, जिसका पता इतने से ही लग जाता था कि उसका मोबाइल बहुत देर तक ऑन रहा था। उसकी जगह कोई समझदार इंसान होता, घर से निकलने से कहीं पहले मोबाइल ऑफ कर चुका होता। शाम 4:45 गरिमा देशपांडे 3 सिपाहियों के साथ पुलिस जीप में सवार होकर घटनास्थल पर पहुंची। आदतन उसने मुझे घूर कर देखा, फिर मुस्कुराई, मगर वो कोई आम मुस्कान नहीं थी। जहर बुझी मुस्कान थी जो मेरे दिल में कहीं चुप सी गई। उस अहम काम से फायरिंग हुई तो मामूली काम भी कर लिया, मतलब जाकर लाश पर एक निगाह डाला। फिर मेरे सामने सोफे पर बैठते हुए उसने सवाल किया, कैसे हैं गोखले साहब? ठीक हूँ मैडम। कमाल के आदमी हैं आप। थैंक यू। जब भी मिलते हैं किसी लाश के सिरहाने खड़े होते, कभी कभार यूं भी दर्शन दे दिया कीजिए हेडक्वार्टर आकर। आखिर हमें भी तो आपकी खातिरदारी का मौका मिलना चाहिए ना।
जी, आगे से ध्यान रखूंगा। बढ़िया, अब शुरू कीजिए। बताइए आप पूरे मामले में कहाँ फिट बैठते हैं। इस घर की ऑनर मेरी क्लाइंट है मैडम। नाम है वर्तिका सिंह और मरने वाला उसका मंगेतर कवि शेखावत था। दोनों मॉडलिंग के धंधे में थे। आज सुबह मैं मकतूल से उसके नेहरू इनक्लेव स्थित घर पर मिला भी था। चेतावनी देने गए थे। कैसी चेतावनी? वर्तिका से दूर रहे वरना आप उसे दुनिया से दूर कर देंगे। नहीं नहीं, मैं बड़ी मुश्किल से खुद को जब्त करता हुआ बोला। इसलिए गया था क्योंकि उससे वर्तिका के बारे में कुछ सवाल करना चाहता था। हालांकि हासिल कुछ भी नहीं हुआ। आप अपने क्लाइंट के बारे में सवाल जवाब क्यों करना चाहते थे? बस यूं ही, कोई खास वजह नहीं थी। बात वो कीजिए सर जो समझ में आए। अपने क्लाइंट की जांच पड़ताल कोई खामोखा नहीं करता, बल्कि क्लाइंट की खातिर दूसरों की जांच पड़ताल करता है। तो क्या कभी ही वो वजह था जिसके कारण वर्तिका को आपकी शरण में जाना पड़ा था? नहीं। फिर दोनों एक ऐसी नाव पर सवार थे मैडम जो डूबने वाली थी। शादी कर लेते तो यकीनन डूब कर रहे थे। तो मैं बस ये जानने चला गया कि वो किस हद तक वर्तिका का साथ देने को तैयार था। उस बात से भी आपका क्या लेना देना था? मैं अपना कहा वापस ले लूं तो आप उस बारे में सवाल करना बंद कर देंगी? मतलब, अगर मैं कह दूं कि मैं कभी से नहीं मिला था तो क्या आप मुद्दे पर लौट आएंगे? मैं मुद्दे पर ही हूं गोखले साहब। और मत भूलिए कि यहाँ कोई मजाक नहीं चल रहा है। ये पुलिस इंक्वायरी है। आप एक लाश के सिराने खड़े मिले हैं। तो हर वो बात जानना मेरे लिए जरूरी है जो आप जानते हैं अपने क्लाइंट के बारे में, मरने वाले के बारे में। वर्तिका के सिर पर शशांक सेठी के धमकी की तलवार लटक रही। उसने चेतावनी थी कि अगर वर्तिका ने शादी के बारे में सोचा तो वो उसे खत्म कर देगा। इसीलिए क्योंकि उसे अपनी प्रॉपर्टी समझता था। मतलब, कभी दोनों के बीच रिलेशन थे? कब? पक्का नहीं जानता मैं, लेकिन उनका रिश्ता कुछ महीनों पहले ही टूटा था। इसलिए क्योंकि वो खुद वर्तिका से शादी कर नहीं सकता था और वर्तिका जीवन भर अनमैरिड रहने को तैयार नहीं थी। वो बात जब उसने सेठी से कही तो उसका खून खौल उठा और उसने धमकी दे दी कि मैंने अपनी तरफ से जोड़ा किसी और के नाम का सिंदूर अपनी मांग में भरने की सोचे तो साथ में विधवा का लिबास भी खरीद कर अपने पास रख ले। आप जानती ही होंगी मैडम कि शशांक सेठी क्या बला है। साफ दिखाई दे रहा है कि उसने अपनी धमकी पर खरा उतर कर दिखा दिया। मारना था वर्तिका को, क्यों नहीं मारा? कवि को क्यों खत्म कर दिया? मैं नहीं जानता मैडम। वैसे हो सकता है कि जिस वक्त सेठी यहाँ पहुंचा वर्तिका डर के मारे कहीं छिप गई हो, मगर सेठी ने जब कवि को उसके घर में देखा तो उसे गुस्सा आ गया, इसलिए उसे खत्म कर दिया। घर अगर वर्तिका का था गोखले साहब तो जाहिर है बेल बजने पर दरवाजा खोलने भी वही गई होगी। मतलब किसी को छिपने का मौका हासिल था तो वो कवि को था, ना कि वर्तिका को। तो समझ लीजिए उसने कवि का कत्ल करके वर्तिका को चेतावनी दी और यहाँ से निकल गया, जिसके बाद डर के मारे वो भी यहाँ से चली गई क्योंकि सेठी के खिलाफ जाने की हिम्मत उसमें नहीं थी। जबकि यहाँ रुकी रहती तो आपके आने पर उसे जवाब देना ही पड़ता कि कातिल कौन था जिससे वो बचना चाहती होगी। या कत्ल क्या ही उसने था? उसके पास कवि को मारने की कोई वजह नहीं थी। आपको क्या पता कि नहीं थी? पता है, वो उससे शादी करने जा रही थी। उसके खून से अपने हाथ क्यों रंग दी? इस तर्क में कोई दम तो नहीं है, मगर जाने दीजिए। ये बताइए कि आपको उसने हायर किस लिए किया था? सेठी के पास उसकी कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें थी जिनका वजूद वो खत्म करना चाहती थी। इसलिए क्योंकि सेठी ने हाल ही में वो तस्वीरें उसे दिखाकर कहा था कि कैसा लगेगा अगर शादी के बाद वो फोटोग्राफ उसके पति तक पहुंचा दिए जाएं। अभी तो आप बताकर हटे हैं कि उसने जान से मारने की धमकी दी थी वर्तिका को। दोनों बातें थी मैडम। सेठी के संपर्क में कैसे आई थी वो? मैंने वही बता दिया। मतलब वर्तिका से जो स्टोरी सुनी थी वो पूरी की पूरी उसके आगे दोहरा दी। फिर बोला, अब ये तो नहीं हो सकता ना मैडम कि उसने सेठी को फंसाने के लिए कवि को खत्म कर दिया हो, क्योंकि वो इतने से तो फंसने से रहा कि कत्ल के आसपास के वक्त में घटनास्थल पर मौजूद था। फंस भी सकता है। नहीं फंस सकता मैडम, कहकर चौहान ने उसे सीसीटीवी फुटेज के बारे में बता दिया। अगर वो यहाँ से कत्ल करके निकला होता तो वर्तिका ने भी उसके पीछे पीछे ही गायब हो जाना था। यानी सेठी के यहाँ से जाते वक्त कवि जिंदा था। कहना मुश्किल है मैडम, लेकिन लग मुझे वैसा ही रहा। तो मामला साफ हो गया। किसी वजह से वर्तिका ने अपने मंगेतर का कत्ल किया और फरार हो गई। अब बस मोटिव के बारे में जानना बाकी है, जो आखिरकार तो हम जान ही लेंगे। मेरी बधाई कबूल कीजिए। आपने तो एक कदम चले बिना ही केस सॉल्व कर दिया। मैं व्यंग सा करता हुआ बोला, जबकि साफ दिखाई दे रहा है कि कत्ल सेठी नहीं किया है, मगर उससे आप पूछताछ नहीं कर सकते क्योंकि वो बड़ा आदमी है, बल्कि बड़ा अपराधी।
हुकूमत चलती है दिल्ली में उसकी। मैंने तो सुना था बिल्डर है। बेशक सुना होगा मैडम। और आप क्या, पूरा पुलिस डिपार्टमेंट सालों से यही सुनता आ रहा है। तभी तो वो हर बार कानून की आंखों में धूल झोंकने में कामयाब हो जाता है, क्योंकि बिल्ली के गले में घंटी बांधने की कुवत किसी में नहीं है। इतना खतरनाक है वो, आपकी सोच से कहीं ज्यादा। और वैसे उल्लू के पट्टे ने दिन दहाड़े एक घर में घुसकर कत्ल तो किया ही है, साथ ही गवाह को जिंदा भी छोड़ दिया, जो कि उसे कभी भी जेल की हवा खिला सकती है। मैं पूछती हूँ, यहां से जाते वक्त उसने वर्तिका को भी क्यों नहीं खत्म कर दिया गोखले साहब? इसलिए नहीं किया क्योंकि उसे पसंद करता है। आपका जवाब मेरी समझ में तो नहीं आ रहा, लेकिन कोई बात नहीं, उस फ्रंट पर डिस्कस करने के लिए बहुत तेरा वक्त है हमारे पास। कहकर उसने चौहान की तरफ देखा। फॉरेंसिक को कॉल करो भाई। यहाँ जो रायता फैलाया है डिटेक्टिव साहब ने, उसे समेटना तो पड़ेगा ना, आखिर तुम्हारे दोस्त हैं ये। मैंने फैलाया? मेहरानी से बोला। लग तो यही रहा है, बाकी देखते हैं। ये बढ़िया है मैडम, मतलब जिसकी तरफ आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए उसकी तरफ से आंखें बंद किए बैठी हैं। और मैं, जिसका इस पूरे मामले से बस इतना कनेक्शन है कि घर के मालिक मेरी क्लाइंट है, आपको कातिल दिखाई दे रहा है। हमारी आज की कहानी में बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होंगी। इसी तरह बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए द कहानीबाज, हिंदी साहित्य की ये दुनिया जहाँ कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं, एक विरासत है। और द कहानीबाज उसी विरासत को आज की पीढ़ी तक पहुंचाने की एक छोटी सी कोशिश है। मैं ये सब आपके लिए दिल से करता हूँ, लेकिन अगर आप चाहें तो इस सफर में मेरा थोड़ा सा साथ दे सकते हैं। आप स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर कोड को स्कैन करके मुझे छोटा सा डोनेशन भेज सकते हैं। चाहे कि एक कप जितना भी सहयोग मेरे लिए बहुत मायने रखता है। आपका हर योगदान मुझे और बेहतर कहानियां सुनाने का हौसला देता है। शुक्रिया दिल से।